agricultural growth, equity, and sustainability in India. But the first thing that we want to understand, that is agricultural growth and structural change. So हमने देखा that जो एग्रीकल्चर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम डिक्लाइन हुई है। एंड देयरफॉर हमने देखा कि हमें कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा एग्रीकल्चर में। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर जीडीपी प्लस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि हमें जीडीपी के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना होगा जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, बट वो कंट्रीब्यूशन हम तब बढ़ा पाएंगे अगर हम एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर पाए। और हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसमें एग्रीकल्चर की फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग वैल्यू चेन्स को इंक्लूड करके। माने सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी उसकी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उन सबको भी हमें एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड करना होगा। द सेकेंड इज ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल जीडीपी। तो 1960s में ये देखा गया कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो 1% के अराउंड थी, और लेटर ईयर्स में देखा गया दैट इट रेंज बिटवीन 2.2 to 2.7%। जबकि पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स ऐसा देखा गया दैट सर्विस सेक्टर वाज ग्रोइंग एट 8%, इंडस्ट्री एट 7 to 8%, और तो भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ अगर हम देखें तो वो 3.7% पे ही था। ठीक है। ओनली ड्यूरिंग 2009 to 2014 agriculture GDP growth was highest, which was 4.3%, and it was one of the highest in the independent India. इतना ज्यादा हाई ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में नहीं देखा गया। सो देर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चरल डिमांड इज स्लोइंग। ये मैंने आपको बताया, फीड डिमांड बढ़ रहा है, लाइव स्टॉक एक्सपेंशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर का डिमांड गिर रहा है। सेकेंड, हमने इसके बारे में बात की कि ट्रेड जो है वो प्रोटेक्शनिज्म में चलता है। हर कंट्री अपने आप को एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए रोक के रखती है। ठीक है। जिसकी वजह से कुछ ग्लोबल चैलेंजेस भी आ रहे हैं। थर्ड, हमने ये भी देखा कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 10 बिलियन पे आके रुकने वाली है। राइट। वी हैव ऑल्सो सीन दैट एग्रीकल्चर में हमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और वो तब हो पाएंगे, एग्रीकल्चरल जीडीपी तब बढ़ पाएगा अगर हम एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू चेन्स को भी इंटीग्रेट कर दें, जहां पे भी फूड की प्रोसेसिंग होती है, और जब फूड बनने से लेके लोगों तक पहुंचता है उसकी जो वैल्यू चेन है, उन सबको हम अच्छे से कंबाइन करें तो एग्रीकल्चरल जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। राइट। और लास्टली हमने ये देखा कि जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो 4.3% हाईएस्ट लेवल तक गया हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट दिस टेबल बेटा। इस टेबल में हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ, वॉलेटिलिटी एंड प्राइस ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो इस टेबल को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर रीडिंग। ठीक है। इस टेबल के फीचर्स कुछ ये हैं दैट एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा है, कभी बढ़ा है कभी कम हुआ है। जैसे 2004-05 एंड 14-15 के बीच में 3.72 था, 14-15 से 17-18 के बीच में 2.5 था, कुछ सालों में नेगेटिव ग्रोथ रेट भी रहा है, और कुछ में बहुत कम भी रहा है। ठीक है। जबकि हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। सेकंड, अगर हम आगे के दो टेबल्स को देखें, अगेन बेटा आई विल अटैच द रीडिंग एंड यू कैन गो थ्रू दैट। बट अगर हम टेबल 2 और टेबल 3 को देखें तो ये देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं इसकी जीडीपी ग्रोथ की।
और इसकी जीडीपी ग्रोथ देखो, 2.76, 1.87, 0.75। तो ग्रोथ रेट जीडीपी में बहुत कम रही है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्रॉप स्पेसिफिक वॉलिटिलिटी की बात करें, एग्रीकल्चर में अलग अलग क्रॉप्स की बात करें, तो देखा गया कि पल्सेस में 20% ग्रोथ से रिड्यूस हो गया 2.42% पे। सेरेल्स में जो ग्रोथ थी वो 5.01 से रिड्यूस हो गई 1.64 पे। और जो हमारा रेनफॉल पे एक डिपेंडेंस था, वो जो है वो इंक्रीज हुआ है इन द इंडियन सेक्टर। डिक्लाइन इन राइज ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस। ये भी देखा गया है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो प्राइस ग्रोथ में जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं आया है, उल्टा प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं। और अगर एग्रीकल्चरल प्राइस डिक्लाइन होंगे तो वही तो फार्मर्स का इनकम है, तो फार्मर्स की इनकम नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है। ठीक है। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज सम दैट इज समथिंग वी हैव टू गो एंड वी हैव टू सी। सो दीज आर सम की टेकअवेज फ्रॉम दीज टेबल बेटा, कि एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई है, एग्रीकल्चर काफी वॉलेटाइल है, जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें भी काफी वॉलेटिलिटी देखी गई है, बट विद टाइम वो वॉलेटिलिटी थोड़ी कम देखी गई है। मतलब हम क्लाइमेट को बेटर अडेप्ट कर पा रहे हैं, पहले वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। एंड एट लास्ट प्राइस ग्रोथ काफी नॉमिनल है, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम इम्पैक्ट हो रही है। एग्रीकल्चरल प्राइस ट्रेंड, इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। बेटा इफ वी मूव फॉरवर्ड नाउ, so there are two more tables, table 4 and table 5। ठीक है। ये टेबल यही बताते हैं कि एग्रीकल्चर का जो प्राइस ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही स्लो हुआ है एज कंपेयर टू ओवरऑल प्राइस ग्रोथ। माने अगर मैं एग्रीकल्चर का इन्फ्लेशन देखूं एंड इसे बाकी इन्फ्लेशन से कंपेयर करूं, तो एग्रीकल्चर में बहुत कम प्राइस बढ़े। एग्रीकल्चर प्राइस ग्रू ओनली बाय 1.1%, जबकि जनरली इन्फ्लेशन 3.2% से बढ़ा है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर के लिए अनफेवरेबल रहे हैं, मतलब चीजों को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा है। अगर हम आगे टेबल नंबर 5 को देखें, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है, और इससे हमें यही पता चल रहा है बेटा कि जो एग्रीकल्चर का या फूड इन्फ्लेशन जो आया है वो जनरल इन्फ्लेशन से कम आया है। तो देयरफॉर जो फार्मर की इनकम में इंक्रीज होगा वो इन्फ्लेशन से कम होगा, देयरफॉर फार्मर का रियल इनकम डिक्रीज हो जाएगा। देयर आर सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमने सेरिल से हाई वैल्यू क्रॉप पे शिफ्ट किया। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन विद इन एग्रीकल्चर। दूसरा, हम एग्रीकल्चर से लाइव स्टॉक और फिशरी की तरफ गए हैं। और तीसरा, हमने देखा है कि लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ भी जा रहे हैं, दे आर गोइंग आउटसाइड एग्रीकल्चर। बट फिर हम टेबल 6 पे आते हैं, और ये जो टेबल 6 है ये बेसिकली हमें बताता है कि अलग अलग क्रॉप्स में कैसे डाइवर्सिफिकेशन आया है। इसमें देखा गया है कि हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर में हम इन्वॉल्व थे वो हमने कम कर दिए, जैसे सेरियल पल्सेस पल्सेस। हम ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में ज्यादा अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें 1960s को 2004-5 से, तो देखो पल्सेस एंड पैडी एंड व्हीट, मतलब राइस एंड व्हीट का इंक्रीज हुआ है, सेरिल्स का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, पल्सेस में भी डिक्लाइन हुआ है, ऑयल सीड्स में इंक्रीज हुआ है, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मेजर इंक्रीज हुआ है। बेटा ये समरी है ऑफ वॉट एवर आई हैव जस्ट टोल्ड यू, राइट? जस्ट रीड दिस।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। तो अगर हम टेबल 4 को थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ें तो देखा जाएगा कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस हैं वो सिर्फ 1.1% से बढ़े हैं। ओवरऑल प्राइस 3.2% से बढ़ा है, ठीक है? जो हम मैंने भी डिस्कस किया कि जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर है वो अनफेवरेबल हो रहा है, फार्मर्स का जो इनकम है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? 2018-19 के Q1 में देयर वाज सम मार्जिनल इम्प्रूवमेंट, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन इन एग्रीकल्चर इज लेस देन जनरल इन्फ्लेशन। एग्रीकल्चर में काफी कम इन्फ्लेशन आया और जनरल इन्फ्लेशन काफी हाई रहा है, ठीक है? बेटा अब हम बात करेंगे चेंजिंग शेयर ऑफ क्रॉप्स इन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम इस टेबल को देखें, टेबल 7, तो देखा गया है कि जो शेयर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जो भी हमारे क्रॉप्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी चेंज हुआ है, ठीक है? देखो, जो राइस एंड वीट का कंट्रीब्यूशन था वो 18.2 से 17.9 पे चला गया। सेरिल्स का 6.9 से 2.9 पे चला गया। और जो हमारा हाई वैल्यू क्रॉप था उनमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन आया है, 10.6 से 18.8। तो ये हमें ये शो करता है दैट देयर इज इंक्रीज इन इम्प्रूवमेंट इन डाइटरी पैटर्न। मतलब लोग अब जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और राइस और व्हीट कम कंज्यूम कर रहे हैं, वो ज्यादा हेल्थ ओरिएंटेड बन रहे हैं। देयर इज ऑल्सो ग्रोथ इन लाइफ स्टॉक एंड फिशरी, ठीक है? तो लाइफ स्टॉक में इंक्रीज हुआ है 20.1 से 25.8, और फिशरी में 2.9 से 4.6। अगेन ये दिखा रहा है दैट देयर इज डाइवर्सिफिकेशन। अब हम एग्रीकल्चर से निकल के बाकी एक्टिविटीज की तरफ भी जा रहे हैं। इफ वी फर्दर मूव अहेड बेटा इस टेबल में, दिस इज टेबल 8, एग्रीकल्चर अलोन अकाउंट्स फॉर 58.1% ऑफ द टोटल आउटपुट एंड अदर एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू 41.9%। तो अगर हम टोटल एग्रीकल्चर का शेयर को डिवाइड करें तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज 58.1% शेयर रखती हैं एंड अदर एक्टिविटीज 41.9% शेयर रखती हैं, ठीक है? फ्रूट एंड वेजिटेबल हैड नियरली सेम शेयर एज सेरेल्स। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का और सेरेल्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो सेम रहा है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन इन वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा, शेयर इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड लाइव स्टॉक का, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लाइव स्टॉक का शेयर काफी ज्यादा है, माने डिमांड फॉर डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड। तो बेटा इसका क्या समरी हो सकता है दैट इंडियन डाइट हैज शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल टू हाई वैल्यूड गुड। जहां पहले लोग राइस वीट लेते थे, अब लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट मिल्क ये सब ले रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अर्बनाइजेशन, इंक्रीज इन इनकम, विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्योंकि अब अर्बनाइजेशन आ गई है, पीपल आर बिकमिंग मोर अर्बनाइज्ड, लोगों के पास पैसा भी ज्यादा आ रहा है, विमेन मोर एजुकेटेड हो रही हैं, वो वर्कफोर्स ज्वाइन कर रही हैं, इस सब की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मिडिल क्लास डिमांड फॉर प्रोसेस्ड फूड एंड हाई वैल्यूड प्रोडक्ट इज ग्रोइंग विद पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स सीइंग द हाईएस्ट ग्रोथ। तो ये भी देखा गया कि प्रोसेस्ड फूड की तरफ भी लोग जा रहे हैं, राइट? और इसको हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल की भी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है, दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट? ओके बेटा, थैंक यू।